जोहार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। आज हम लोग झारखंड हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री में आज हम लोग का दूसरा क्लास है। हिस्ट्री में हम लोग का दूसरा क्लास है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? झारखंड का नामकरण। क्या पढ़ेंगे? झारखंड का नामकरण तथा विभिन्न जनजातियों का झारखंड में प्रवेश। मतलब कुछ जनजाति ऐसा था जो आदिम जनजाति था, वो सब झारखंड में प्रवेश कहाँ से किधर से किया वो सब देखेंगे। और क्या देखेंगे? झारखंड का नामकरण। ऐसे हम लोग झारखंड का नामकरण को इसलिए देखेंगे क्योंकि झारखंड शब्द का प्रयोग सबसे पहले 13वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उससे पहले झारखंड नहीं था, उससे पहले भी झारखंड था। तो उस समय झारखंड को क्या नाम दिया गया था वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें? ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखें झारखंड का शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है। तो वन प्रदेश। क्या होता है? वन प्रदेश। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि झारखंड का शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है, तो वन प्रदेश। ठीक है। अब देखिए झारखंड जो है ना दो शब्दों से मिलकर बना है, झार और खंड। क्या क्या? झार और खंड। झार का मतलब क्या होता है? वन। क्या होता है? वन। झार का मतलब वन और खंड मतलब भूभाग। खंड मतलब भूभाग। तो इसका शब्दार्थिक अर्थ क्या निकला? वन प्रदेश। क्या निकला? वन प्रदेश। ठीक है। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है ना वो मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। कहाँ मिलता है? झारखंड ऐतरेय ब्राह्मण में। झारखंड क्षेत्र का उल्लेख, झारखंड शब्द का उल्लेख नहीं। झारखंड शब्द मतलब झारखंड शब्द का उल्लेख कब मिला था? 13वीं शताब्दी में। लेकिन यहाँ झारखंड क्षेत्र का, इस क्षेत्र का उल्लेख मिला है। तो कहाँ मिला है? ऐतरेय ब्राह्मण में। कहाँ मिला है? ऐतरेय ब्राह्मण में। उस समय झारखंड को क्या कहा जाता था? पुंड या फिर पुंड्र। क्या कहा जाता था? ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है? तो पुंड या ठीक है, पुंड याद रखिए या फिर पुंड्र, यही दोनों याद रखना है। ठीक है। अब देखते हैं वायु पुराण। वायु पुराण में भी झारखंड का उल्लेख है, लेकिन किस नाम से? तो मुरंड के नाम से। वायु पुराण में क्या कहा गया है? मुरंड। जबकि विष्णु पुराण में कहा गया है मुंड। हम लोग तीन चीज देखे। ऐतरेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है? ठीक है। कहाँ पे कहा गया ये बात? तो ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है? पुंड या फिर पुंड्र। पुंड या फिर पुंड्र कहा गया है। वायु पुराण में क्या कहा गया है? मुरंड। क्या कहा गया है? मुरंड कहा गया है। जबकि विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। एक हम लोग देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति। किसमें देखेंगे? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में बोला गया है मुरुंड। क्या कहा गया है? मुरुंड। तो वायु पुराण से ही इसको संबंध मतलब जोड़ के रखेंगे। वायु पुराण में क्या कहा गया? मुरंड। ठीक है, मुरंड कहा गया है वायु पुराण में। जबकि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है? मुरुंड कहा गया। मुरुंड कहा गया है। क्या कहा गया है? मुरुंड कहा गया है। अब बताइए वायु पुराण में क्या कहा गया है? मुरंड। विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? मुंड। विष्णु पुराण में मुंड। और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड। क्या कहा गया है? मुरुंड कहा गया। वेरी गुड। आप बता सकते हैं कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? उसको हरिसेन ने लिखा था। इसको याद रखिएगा। किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। ठीक है, वो चीज हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, वायु पुराण तक हो गया। अब देखते हैं महाभारत के दिग्विजय पर्व में इस क्षेत्र को पुंडरिक देश कहा गया। क्या कहा गया? पुंडरिक देश में। आपसे पूछा है कि महाभारत में जो है झारखंड शब्द का उल्लेख किस नाम से किया गया, तो क्या कहेंगे? पुंडरिक देश। क्या कहा गया? पुंडरिक देश या फिर पशु भूमि। क्या कहा गया? पुंडरिक देश या फिर पशु भूमि कहा गया है। ठीक है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में। अब एक टॉलमी, एक यात्री था टॉलमी। टॉलमी ने झारखंड को मुंडल कहा। क्या कहा? मुंडल। टॉलमी ने क्या कहा? मुंडल कहा। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आगे से। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में क्या कहा गया था? ठीक है, पुंड या फिर पुंड्र। ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या फिर पुंड्र। वायु पुराण में क्या कहा गया? मुरंड कहा गया। ठीक है, विष्णु पुराण में मुंड कहा गया। वेरी गुड। प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड। हाँ, ठीक है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में क्या कहा गया है? पुंडरिक देश। क्या कहा गया? पुंडरिक देश या फिर पशु भूमि। पुंडरिक देश और पशु भूमि। टॉलमी ने क्या कहा है? टॉलमी ने कहा मुंडल। टॉलमी देखिए, टॉलमी को टकला याद रखिएगा। टॉलमी टकला और वो मुंडल रहता है। ठीक है, टॉलमी क्या बोलता है? मुंडल। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फाहियान। फाहियान जो था, फाहियान ने छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा था? फाहियान क्या कहा था? कुकुटलाट। ठीक है, फाहियान ने छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा? कुकुटलाट कहा। और हेन स्वांग ने क्या कहा छोटा नागपुर क्षेत्र को?
ये थोड़ा लंबा है। हाँ, किलोना सुफोलाना। क्या? किलोना सुफोलाना। तो इसको याद रखिएगा, किलोना सुफोलाना। ठीक है। हैंसवांग ने क्या कहा? किलोना सुफोलाना। और फैयान ने क्या कहा था? कुकुटलाट। कुकुटलाट कहा था। हैंसवांग ने दो शब्द यूज किया था छोटा नागपुर के लिए। हैंसवांग ने 2 शब्द यूज किया था। कौन सा? एक किलोना सुफोलाना और दूसरा कर्ण सुवर्ण। क्या? कर्ण सुवर्ण। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है। भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया। क्या कहा गया? किक्कट प्रदेश। भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया। तो किक्कट देश भी कहा गया कभी। क्या पता है कहाँ कहा गया है किक्कट देश? कहाँ? ऋग्वेद में कहा गया। कहाँ कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया है किक्कट देश। ठीक है। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, जबकि ऋग्वेद में किक्कट देश। ठीक है। एक बार फिर से बताइए, टॉलमी ने क्या कहा था झारखंड को? मुंडल। टॉलमी ने मुंडल। फैयान ने क्या कहा था? फैयान। फैयान। कुकुटलाट। फैयान ने क्या कहा था? कुकुटलाट। और हैंसवांग ने क्या कहा था? ठीक है, किलोना सुफोलाना या फिर कर्ण सुवर्ण। ठीक है। भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, वही ऋग्वेद में किक्कट देश। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अभी तक हम लोग छोटा नागपुर को देखे। ठीक है, झारखंड को देखे। अब थोड़ा सा हम लोग राजमहल क्षेत्र बता सकते हैं आप लोग? राजमहल क्षेत्र किधर है झारखंड में? ठीक है, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, वही सब एरिया में, गोड्डा एरिया में उधर है, यानी कि संथाल परगना क्षेत्र में है। राजमहल किधर है? संथाल परगना क्षेत्र में। तो हैंसवांग ने राजमहल क्षेत्र को किस नाम से पुकारा? तो की चिंग काइलो। क्या कहा? की चिंग काइलो। देखिए, हैंसवांग कहाँ के यात्री थे बता सकते हैं आप? चीनी यात्री थे। तो चीनी तो इसी तरह बोलता है ये आपको। ठीक है, तो इसी तरह बोलता है, तो याद तो आपको रखना ही पड़ेगा। सब नाम एक ही तरह लगेगा, इसका जो बोलेगा लगेगा एक ही चीज बोल रहा है। तो क्या है? हैंसवांग ने राजमहल क्षेत्र को क्या कहा? कीचिंग काइलो। कीचिंग काइला। ठीक है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड शब्द का उल्लेख किस नाम से किया गया? वही क्वेश्चन आया फिर से। क्या? मुरंड नहीं, मुरंड कहा गया था वायु पुराण में। मुरुंड, मुरुंड कहा गया है। ठीक है। वायु पुराण में क्या कहा गया है? देखिए, वायु पुराण में मुरंड कहा गया है, जबकि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड कहा गया है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग संथाल परगना। संथाल परगना को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा गया था? हम लोग अभी इससे पहले क्या देखे? राजमहल क्षेत्र देखे। आप देखेंगे हम लोग संथाल परगना। संथाल परगना के अंतर्गत ही आ जाता है कौन? नहीं, मतलब ये संथाल परगना के अंतर्गत ही आ जाता है राजमहल क्षेत्र। राजमहल क्षेत्र आता है ना संथाल परगना। लेकिन अब हम लोग पूरे संथाल परगना को देखेंगे। तो संथाल परगना में कितने राज्य, कितने जिला है बता सकता है? 6 है। कोई बता सकते हैं कौन कौन? पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा। ठीक है। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग देवर से। देवर के बाद कौन आता है? दुमका। दुमका के बाद गोड्डा। गोड्डा। देवर के बाद दुमका। दुमका के बाद गोड्डा। गोड्डा के बाद साहेबगंज। साहेबगंज के ठीक नीचे पाकुड़। उसके ठीक नीचे जामताड़ा। ठीक है, हो गया। तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? संथाल परगना क्षेत्र को किस नाम से पहले जाना जाता था? नरीखंड। किस नाम से? नरीखंड या फिर कंकजोल। नरीखंड या फिर कंकजोल। सबसे पुराना नाम था नरीखंड, फिर उसका नाम क्या पड़ गया? कंकजोल। तो आपसे पूछा जाएगा कि कंकजोल झारखंड का किस क्षेत्र का नाम, पुराना नाम कंकजोल था? बता सकते हैं? राजमहल क्षेत्र। हाँ, संथाल परगना का किसका हो जाएगा? संथाल परगना का। देखिए, राजमहल क्षेत्र में आएगा कीचिंग काइलो। कीचिंग काइलो। लेकिन संथाल परगना का नाम क्या है? नरीखंड या फिर कंकजोल। नरीखंड और कंकजोल। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं ना कहीं? ठीक है। अब पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को कलिंद देश कहा जाता था। पूर्व मध्यकालीन समय में, मतलब पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? कलिंद देश। क्योंकि उस समय जो था ना, झारखंड पे किसका अधिकार था? कलिंद का अधिकार था, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? कलिंद देश, क्योंकि उसके अंतर्गत था। ठीक है। मुगल काल में झारखंड को 2 शब्द बोला गया। 2 शब्द का प्रयोग किया गया है। मुगल काल में झारखंड के लिए 2 शब्द का उपयोग किया गया है। कौन कौन सा? तो खुखरा या फिर कुकरा। क्या? खुखरा या फिर कुकरा। कुकरा या खुखरा। खुखरा या खुखरा। तो आपसे पूछा जाएगा मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो खुखरा या खुखरा। ठीक है, खुखरा या
खुखरा, ये मुगल काल में होगा। मुगल काल में भी स्पेशलिस्ट आता है, आईने अकबरी आएगा, तुजुक जहांगीरी आएगा, वो सब अलग अलग नाम से पुकारा है। ठीक है, अब बता दे, पहले हम लोग देखें जहांगीर ने जो अपने आत्मकथा लिखा है तुजुक जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से पुकारा गया है? तो खोखरा नाम से। किस नाम से? हाँ, जहांगीर ने किस नाम से पुकारा है? तुजुक जहांगीरी में खोखरा, तुजुक जहांगीरी में खोखरा कहा गया। और आईने अकबरी में इस प्रदेश को क्या कहा गया? झारखंड प्रदेश को किस नाम से जाना गया? तो पोखरा या फिर खंखरा। पहले हम लोग, हाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे तुजुक जहांगीरी, इसको हम लोग याद रखेंगे। खोखरना का मतलब क्या होता है? गड्ढा हो जाना। क्या होता है? गड्ढा हो जाना। तो वही जहाँ गिर गया वहाँ क्या हो गया? गड्ढा हो गया। ठीक है, तो तुजुक जहांगीरी खोखरा, क्या रखेंगे? खोखरा। हाँ, तुजुक जहांगीरी खोखरा। ठीक है, आईने अकबरी में क्या कहा गया? कोकरा या खंखरा। क्या कहा गया? कोकरा या खंखरा। लेकिन तुजुक जहांगीरी में खोखरा, आईने अकबरी में कोकरा या खंखरा। ठीक है, अब देखते हैं, पहली बार 13वीं शताब्दी में एक ताम्र पात्र में झारखंड शब्द का उल्लेख मिला। पहली बार जो झारखंड शब्द का प्रयोग मिला है तो कब मिला है? तो 13वीं शताब्दी में। तो कहाँ मिला है? एक ताम्र पात्र में। कहाँ मिला है? ताम्र पात्र में। तो यही चीज बता रहे कि अब यहाँ से थोड़ा झारखंड का अस्तित्व आया कि झारखंड को झारखंड बोला गया। ठीक है, उन्हें तो उधर तो क्या क्या बोल रहा था वो सब समझ ही गए होंगे। झारखंड था, उसका नाम अलग अलग था। ठीक है, तो कबीरदास के दोहे जो है, कबीरदास का दोहा जो है, उसमें भी झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। कहाँ? कबीरदास का दोहा में। हाँ, उसके बाद पद्मावत में भी झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया। पद्मावत में भी झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया। तो पद्मावत किसके द्वारा, मतलब पद्मावत एक ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है पद्मावत। उसमें भी झारखंड शब्द का उल्लेख मिला है। तो कैसे झारखंड शब्द का उल्लेख मिला है? झारखंड ही मिला है, दूसरा शब्द नहीं। ठीक है, और कबीरदास के दोहे में भी झारखंड शब्द का उल्लेख मिला। हाँ बोलिए। हाँ, इसको उसी समय झारखंड बोल दिया गया था। ठीक है, अब अबुल फजल कृत अकबरनामा में भी छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है? झारखंड कहा गया है। इसको याद रखिएगा, अकबरनामा में क्या कहा गया है? झारखंड। अकबरनामा में झारखंड। जबकि आईने अकबरी में क्या कहा गया है? कोकरा या खंखरा। कोकरा या खंखरा। कोकरा या खंखरा किसमें कहा गया? आईने अकबरी में क्या कहा गया है? हाँ, कोकरा या खंखरा। जबकि अकबरनामा में झारखंड बोला गया। अकबरनामा में झारखंड ही बोला गया है। ठीक है, अब रांची जिला का प्राचीन नाम हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? रांची जिला का प्राचीन नाम। तो इसका 3-4 नाम है, जैसे कि कोकरा। क्या है? कोकरा। हम लोग वहां क्या पढ़ रहे थे? कोकरा। यहाँ कोकरा है। ठीक, कोकरा। हाँ, लास्ट में क्या है? है। तो उस समय रांची को, मतलब रांची का पुराना नाम क्या था? कोकरा। कोकरा या फिर चुटिया नागपुर। आप लोग जानते होंगे, रांची अगर गए होंगे तो चुटिया थाना भी मिला होगा। आप लोग जैसे स्टेशन से उतरिएगा थोड़ा दूर में आपको चुटिया थाना मिल जाएगा। तो क्या क्या नाम पड़ा? कोकरा। किसका नाम है? कोकरा, रांची का। ठीक है, रांची का नाम, प्राचीन नाम क्या है? कोकरा। उसके बाद चुटिया नागपुर। उसके बाद विल्किंसनगंज। क्या है? विल्किंसनगंज। और किशुनपुर। क्या है? किशुनपुर। ठीक है, विल्किंसन जो था ना, विल्किंसन कौन था? वहाँ का कमिश्नर था। ठीक है, रांची का कमिश्नर था। उसी को जो है ना, तो उसी को जो है भारतीय जो था कुछ, उसने क्या बोल के उसको पुकारा? किशुन बाबू के नाम से उसको पुकारा। किसको? विल्किंसन को। विल्किंसन वहाँ का कौन था? कमिश्नर था। उसको भारतीय लोग क्या बोल रहा था? किशुन बाबू बोल रहा था उसको। यही कारण से जो है विल्किंसनगंज, वहाँ का कौन था? कमिश्नर। कहाँ का? रांची का कमिश्नर था। कौन था? विल्किंसन। तो उसके नाम पे क्या रखा गया? वहाँ नाम रख दिया उसका पुराना नाम, रांची का पुराना नाम क्या रख दिया गया? विल्किंसनगंज रख दिया। तो उसको किशुन बाबू भी कहा जाता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? किशुनपुर भी पड़ गया। ठीक है, तो 4 नाम हो गया। क्या क्या? पहला कोकरा,
कोकरा, दूसरा कौन था ना, चुटिया, ठीक है, चुटिया नागपुर, उसके बाद हाँ विल्किंसनगंज, उसके बाद ठीक है किशुनपुर, ठीक है। अब देखिए शहबाज खां और अबुलदई ने, शहबाज खां और अबुलदई ने माथिर उर उमरा में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किया है। यानी आपसे पूछा जाएगा माथिर उर उमरा में, किसमें, माथिर उर उमरा में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना गया, तो वही कोकरा शब्द, जो चीज रांची को कहा वही चीज इसको भी कोकरा शब्द से प्रयोग किया। कोकरा शब्द किसमें किया है, मसीर उर उमरा में, माथिर उर उमरा में किस नाम से जाना गया झारखंड को, कोकरा, ठीक है। हाँ किताब है। अब तारीख फिरोज शाही में जो है ना झारखंड को झारखंड के नाम से ही जाना गया। तारीख बांग्ला और तारीख फिरोज शाही, दो चीज याद रखेंगे, तारीख बांग्ला और तारीख फिरोज शाही, दोनों में झारखंड को झारखंड ही कहा गया। क्या कहा गया, झारखंड, किसमें किसमें, ठीक है, तारीख फिरोज शाही और तारीख बांग्ला, दोनों में झारखंड को झारखंड ही कहा गया, ठीक है। चलिए आते हैं, अब हम लोग देखेंगे असुर आदि जनजातियों का झारखंड में प्रवेश तथा मुंडा राज्य में झारखंड, यानी कि कुछ समय तक झारखंड पे मुंडा भी राज किया है, कुछ समय के लिए मुंडा भी झारखंड पे राज किया है, तो उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद असुर आदि जनजातियों का झारखंड में प्रवेश, जैसे कि असुर जाति, फिर और भी तो कुछ जनजाति होगा, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जनजाति को हम लोग देखेंगे कि झारखंड में प्रवेश कैसे हुआ, क्या कारण था, कैसे आया, किधर से आया, ये सब जानना हम लोग को, ठीक है। असुर आदि जनजातियों का झारखंड में प्रवेश हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। प्राचीन काल से ही झारखंड जनजातियों के लिए प्रिय स्थल रहा है, ठीक है, यानी कि झारखंड में प्राचीन से ही आदिवासी सब रहना पसंद करता था, प्राचीन काल से ही, बहुत दिन पहले से झारखंड सबके लिए प्रिय स्थल था। आज भी उसका प्रिय स्थल है झारखंड, आज भी बहुत ज़्यादा रहता है झारखंड में आदिवासी, पता है आप लोग को, ठीक है। तो आप बताइए कि आखिर यहाँ पे कैसे आया, आप लोग को पता है कि झारखंड में आदिवासी कैसे आया। तो सबसे पहले हम लोग आर्य को जानते हैं। आर्य एक शक्तिशाली प्रजाति समूह था, आर्य एक शक्तिशाली प्रजाति समूह था। तो कहा जाता है कि उसी के द्वारा जो है ना उसको धकेला गया, यानी कि वहां से खदेड़ा गया, बाहर से खदेड़ा गया, तो वो कहाँ आके जंगल में आके बस गया। पहले वो दूसरी जगह रहता था, तो वहां से आर्य खदेड़ा, उससे डर गया, जनजाति डर गया, तो कहाँ आके बस गया, झारखंड में, वनों में आके बस गया, यानी झारखंड में आके बस गया। तो पता चल गया कि क्यों आया था ये सब यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे प्राचीनतम जनजाति, तो सबसे पहले कौन आया था, असुर आया था। कौन आया था, असुर आया था। कब आया था, नवपाषाण काल में। कब आया था, नवपाषाण काल में आया था, ठीक है। तो प्राचीनतम जनजाति में हम लोग 4 जनजाति देखेंगे, असुर, बिरजिया, बिरहोर और खड़िया। कितना जनजाति आया था सबसे पहले, असुर, बिरजिया, बिरहोर और खड़िया, 4 जनजाति आया। हम लोग पहले तो पढ़े थे असुर, बिरजिया, बिरहोर, तो हम लोग पहला क्लास में पढ़ चुके थे। अभी हम लोग इसमें बीच में किसको लाए, खड़िया को लाए। असुर, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया सबसे प्राचीनतम जनजाति है। और अगर सबसे प्राचीनतम जनजाति में वैसे भी एक प्राचीनतम पूछ दिया जाए तो कौन होगा, असुर होगा। सबसे पहले कौन आया था, असुर आया था। अब देखते हैं कि उसके बाद कौन आया, तो उसके बाद कौन आया, तो करवा आया। कौन आया, कोरबा, कोरबा जनजाति है। तो सबसे पहले प्राचीनतम में कौन आया, असुर जनजाति। उसके बाद असुर, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया, 4 आया, असुर, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया। बीच में कौन आया, कोरबा। कौन आया, कोरबा। बीच में कौन आया, कोरबा आया। और उसके बाद कौन आया, मुंडा उरांव हो। कौन आया, मुंडा उरांव हो। तो सबसे पहले 4 जनजाति बताइए तो कौन कौन आए, ठीक है, असुर, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया। असुर, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया। उसके बाद एक जनजाति आया, कौन, कोरबा। उसके बाद फिर 3 जनजाति आया, कौन, मुंडा हो, मुंडा उरांव हो, ठीक है, मुंडा उरांव हो आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है फिर 4 जनजाति आया। कितना आया, 4 आया। कौन कौन आया, चेरो, खेरवाड़, चेरो, खेरवाड़, भूमिज और संथाल। चेरो, खेरवाड़, भूमिज और संथाल। देखिए वहां सबसे पहले खड़िया आया था। खेरवाड़ और खड़िया में कंफ्यूजन नहीं होना है। प्राचीनतम में कौन आया था, खड़िया आया था। और सबसे लास्ट में कौन आया था, तो खेरवाड़ आया था। चेरो, खेरवाड़, हाँ, प्राचीनतम में असुर, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया नहीं, ठीक है। और सबसे लास्ट में 4 आया, तो
स्टार्टिंग में भी 4 आया, लास्ट में भी 4 आया। स्टार्टिंग में 4 कौन था? असुर, विजिया, विरोध, खड़िया। ठीक है, असुर, विजिया, विरोध, खड़िया। और सबसे लास्ट में भी 4 आया। कौन कौन आया? चेरो, खरवार, संथाल और भूमि। ठीक है, चेरो, खेरवार, भूमिज और संथाल। चेरो, खेरवार, भूमिज और संथाल, ये सब जो आया ना, ये सब आया 1000 ईसा पूर्व के आसपास। 1000 ईसा पूर्व के आसपास। तो अब हम लोग इसमें से देखेंगे कि कौन जनजाति किधर से आया है। खड़िया और बिरहोर। खड़िया और बिरहोर जो है ना, कैमूर की पहाड़ी से आया था। किधर से आया था? कैमूर की पहाड़ी से आया था। खड़िया और बिरहोर। कैमूर की पहाड़ी आपका मध्य प्रदेश से लेकर आपको बिहार तक में आ जाता है सर। ठीक है, अब उधर से आया था। किधर से आया था? तो कैमूर की पहाड़ी से आया था। कहाँ से? कौन कौन सा जनजाति आया था? चेरो नहीं, खड़िया और बिरहोर। खड़िया और बिरहोर किधर से आया था? कैमूर की पहाड़ी से। जबकि मुंडा जनजाति का प्रवेश के बारे में जो बताया जाता है ना, कोई निश्चिंत नहीं बताया, पूरी तरह से साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि रोहतास से आया था। किधर से आया था वो? रोहतास से आया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उरांव जनजाति। उरांव जनजाति एकमात्र ऐसा जनजाति है जो दक्षिण भारत से आया था झारखंड में। दक्षिण भारत में कौन कौन सा राज्य आ जाता है आप लोग को पता है? जैसे कि तमिलनाडु आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, केरल आ जाएगा। यही सब क्षेत्र से उरांव जनजाति कहाँ आया था? झारखंड में प्रवेश किया था। ठीक है, और झारखंड में प्रवेश करने के बाद वो 3 जगह में मतलब 3 जगह जाके बस गया। सबसे पहले चल गया पलामू तरफ। कुछ जनजाति किधर चल गया? कुछ उरांव किधर चल गया? पलामू तरफ। और कुछ जनजाति किधर चल गया? नहीं सर, सिभूम नहीं गया होगा, ये चल गया होगा इधर संथाल परगना तरफ, राजमहल तरफ। ठीक है, कहाँ गया है प्रवेश? 2 भागों में, कुछ पलामू में, कुछ राजमहल यानी संथाल परगना में आ गया। कुछ जनजाति किधर चल गया? पलामू तरफ। और कुछ किधर चल गया? राजमहल तरफ। और जो बचा खुचा वो छोटा नागपुर क्षेत्र में ही रह गया। ठीक है, वो छोटा नागपुर क्षेत्र में ही रह गया। दक्षिण से आया, कुछ चला गया बाएं। हाँ, कुछ बाएं चल गया पलामू तरफ, कुछ चल गया दाएं, वो चल गया किधर? राजमहल तरफ। और कुछ रह गया छोटा नागपुर में, उरांव जनजाति। ठीक है, तो आप बताइए, आप लोग सबसे प्राचीनतम जनजाति 4 का नाम बताइए। पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। असुर, विजिया, ठीक है, असुर, विजिया, विरोध, खड़िया। असुर, विजिया, विरोध, खड़िया। मध्य में कौन आया सर? बाद में आया नहीं सर, कोरबा आया। ठीक है, क्या आया? कोरबा आया। आप लोग अब क्या बताएं, झारखंड का है तो कोरा तो जानते करते होंगे कोरा क्या होता है। और वो हमेशा अगर छत पे लगाया जाता है तो कहाँ पे लगाया जाता है? बीच में ही लगाया जाता है। तो बीच में कौन आया था? मध्य में कौन आया था? कोरबा आया था। थोड़ा सा याद रखिए, जैसे भी करना पड़े। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्राचीन जनजाति। प्राचीनतम तो देख लिए, मध्य देख लिए, उसके बाद प्राचीन मतलब मध्य के बाद जो आया उसको प्राचीन कहा जाता है। तो प्राचीन में कौन कौन आया? 4 जनजाति। कितना? 3 जनजाति। कौन कौन आया? मुंडा, उरांव, हो। मुंडा, उरांव, हो, ये सब प्राचीन जनजाति है। मुंडा, उरांव, हो। और नवीन जनजाति यानी कि नया जो जनजाति आया वो 4 आया था। बता सकते हैं कौन कौन? ठीक है, संथाल, भूमि। ठीक है, चेरो, खेरवार, संथाल, भूमि। चेरो, खेरवार, भूमि, संथाल। ठीक है, और ये सब कब आया था? 1000 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मुंडा राज में झारखंड। मुंडा राज में झारखंड, ये ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन कुछ दिन के लिए यानी कि कुछ साल के लिए झारखंड पे मुंडा का भी अधिकार रहा था। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, मुंडाओं का झारखंड में जो प्रवेश हुआ ना, जिस समय जैन और बौद्ध का प्रवेश हुआ था झारखंड में, उसी समय मुंडाओं का भी प्रवेश हुआ था झारखंड में। ठीक है, और ऋषा मुंडा जो है मुंडा राजा का प्रमुख नेता था। ऋषा मुंडा कौन था? मुंडा का प्रमुख नेता था। मुंडा राजा का प्रमुख नेता कौन था? ठीक है, मुंडा राज का प्रमुख नेता कौन था? ऋषा मुंडा। लेकिन ऋषा मुंडा प्रमुख नेता तो था, लेकिन वो अपने आप को राजा घोषित नहीं किया, वो किसी और को राजा बना दिया। तो किसको बनाया? सूतिया पान को। किसको बना दिया? सूतिया पान को। अगर पूछा जाए कि मुंडा राज का प्रमुख नेता कौन था तो क्या बोलना है? नहीं सर, सूतिया पान तो राजा बन गया। प्रमुख नेता तो प्रमुख राजा कौन है? ऋषा मुंडा। प्रमुख नेता कौन है? ऋषा मुंडा। ऋषा मुंडा क्या है? प्रमुख नेता। जबकि वहां का राजा किसको बनाया है? सूतिया पान को। किसको बनाया? सूतिया पान। और सूतिया पान राजा बना, और वो उस क्षेत्र को किस नाम से मतलब राज को बसा दिया? तो सूतिया नागखंड।
सुतिया नागखंड। क्या क्या उसका नाम दे दिया? अपना नाम के साथ क्या जोड़ दिया? नागखंड। क्या जोड़ दिया? नागखंड। तो सुतिया नागखंड उस राज्य का नाम दे दिया। ठीक है, अब इसमें 7 गढ़ और 21 परगना, 7 गढ़ और 21 परगना शामिल था। किसमें? सुतिया नागखंड राज्य में। सुतिया नागखंड राज्य में कितना परगना था? 21। और गढ़ कितना था? 7। तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कि सुतिया नागखंड में कितना गढ़ था? तो 7। और कितना परगना था? 21 परगना था। तो 7 गढ़ जो था ना वो लोहगढ़ था। लोहगढ़ तो वर्तमान में वो कहाँ आता है? तो लोहरदगा में आता है। लोहगढ़, लोहरदगा। फिर हजारीबाग है, उसके बाद पालूगढ़ है, तो वही पलामू है। फिर मानगढ़ है, यानी मानभूम है। ठीक है, सिंहगढ़ है, केसरगढ़ है, सुरगुजागढ़ है। ठीक है, सुरगुजगढ़ है जो सरगुजा आता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं का अंतिम राजा कौन था? मजरा मुंडा। क्या था? मजरा मुंडा। तो पहला राजा कौन था? ठीक है, सुधियापान। ठीक है, प्रमुख नेता कौन था? ठीक है, याद रखिएगा, प्रमुख नेता ऋषा मुंडा। और प्रमुख प्रथम राजा कौन था? सुतियापान। अंतिम राजा कौन हुआ? मजरा मुंडा। ठीक है, अंतिम राजा मदरा मुंडा। हाँ, मुंडा का 600 ईसा पूर्व हम लोग देख लिए थे, 600 ईसा पूर्व में हुआ था, लगभग 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, क्या अब हम लोग देखेंगे प्राचीन झारखंड। क्या देखेंगे? प्राचीन झारखंड। तो प्राचीन झारखंड में जो है ना, कहाँ से कहाँ तक आता है? तो 600 ईसा पूर्व से 1206 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 1206 ईस्वी तक। कहाँ तक आता है? 600 ईसा पूर्व से 1206 ईस्वी। 1206 ईस्वी में क्या हुआ था? दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। और जैसे दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ, वो किस काल में चल गया? मध्यकाल में आया था ना। तो हम लोग प्राचीन काल पढ़ेंगे, तो हम लोग को पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा भारत का नहीं पढ़ना है, सिर्फ हम लोग झारखंड में देखेंगे कि प्राचीन काल में झारखंड में क्या क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसी को देखेंगे। ऐसा नहीं कि नंदवंश पढ़ने का स्टार्ट की तो पूरा नंदवंश कंप्लीट कर दिए, अब हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे तो पूरा मौर्य वंश, वैसा नहीं। थोड़ा बहुत जो जो काम हुआ अपना झारखंड में क्या क्या प्रभाव पड़ा है, हम लोग उसी को देखेंगे। बाकी पढ़ना तो बहुत कुछ है, तो वो हम लोग ओवरऑल में पढ़ेंगे और पढ़े भी हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंद वंश के बारे में। क्या देखेंगे? नंद वंश के बारे में। झारखंड की चर्चा इतनी ही मिली है, मतलब बहुत कम मिला है। तो क्या मिला है कि झारखंड का जो हाथी है ना, उसका नंद सेना के लिए मंगाया जाता था। यानी कि यहाँ से हाथी, यहाँ तो बहुत ज़्यादा हाथी था पहले भी, आज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहले की तुलना में बहुत कम है अभी। तो यहाँ से हाथी मंगाया जाता था। नंद वंश जो है यहाँ से हाथी ले जाता था, अपने सेना में उसको रखता था और लड़ाई के लिए उसका प्रयोग करता था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ की जनजातियों को भी लेता था लड़ाई के लिए, सैनिक बनाता था। तो नंद वंश में क्या क्या हुआ? यहाँ पे 2 घटना हुआ। क्या क्या? यहाँ से हाथी ले जाया जाता था और जनजातियों को भी ले जाता था, और क्या करता था? वहाँ सैनिक बना दिया जाता था उसको। ठीक है, आप देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मौर्य वंश में हम लोग क्या देखेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल के बारे में हम लोग जानेंगे 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। कितना? 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व। ठीक है, पहले भी हम 398 बोल दिए थे क्या? ठीक है, अब देखिए झारखंड से परिचित थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे पूरा अधिकार तो नहीं किया था, पूरी तरह से अधिकार नहीं किया था, लेकिन यहाँ से परिचय थे कि यहाँ झारखंड एक जगह है, वहाँ क्या क्या है। तो वहाँ पे हाथी है, वहाँ पे जनजाति है, अगर हम चाहे तो वहाँ से हाथी ला सकते हैं, जनजाति को सैनिक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ये सब वो जान रहा था, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से अधिकार नहीं किया था। ठीक है, आप देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौटिल्य, यानी कि चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? कौटिल्य, जिसका नाम क्या है? चाणक्य। उसने एक ग्रंथ लिखा था, कौन? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो है झारखंड को किस नाम से जाना गया था? तो कुक्कट या कुक्कट देश। क्या कहा गया था? कुक्कट या फिर कुक्कट देश। कुक्कट या कुक्कट देश। तो बताइए कि अगर पूछा जाए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया, तो कुक्कट या कुक्कट देश। कुक्कट या कुक्कट देश के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, तो उसके हाँ,
अब कौटिल्य के अनुसार कुकर देश जो है ना गणतंत्रात्मक देश था यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या था, गणतंत्रात्मक देश था, यानी कि यहाँ पे जो था ना राजा राज नहीं करता था, राजा राज नहीं करता था, ठीक है, जनता का राज चलता था यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुकर देश, क्या बोलते हैं, हाँ रिपब्लिक, ठीक है। कुकर देश, हाँ बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। कुकर देश में अटाविक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी। किसको नियुक्त किया गया था, कुकर देश में अटाविक नामक अधिकारी की नियुक्ति किया गया था, जिसका प्रमुख कारण क्या था, तो वो जनजातियों को नियंत्रण में रखना था। क्या करना था, जनजातियों को नियंत्रण में रखना था। जनजातियों का उपयोग मगध के हित के लिए नहीं करना था, यहाँ हित के लिए बोल दिया गया है, हित के लिए नहीं करना था। जैसे कि इसका कहने का मतलब क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, एक अधिकारी नियुक्त किया, ठीक है, एक अधिकारी नियुक्त किया, अटाविक नामक अधिकारी नियुक्त किया, उसका नाम क्या पड़ा, अटाविक नामक अधिकारी नियुक्त किया। तो उसको क्यों किया कि आप जाइए झारखंड में, और झारखंड में जाके जनजातियों पे नियंत्रण कीजिए कि कहीं ऐसा ना, नंदवंश क्या कर रहा था, नंद क्या कर रहा था, हाथी ले जाता था, हाँ यहाँ से हाथी ले जाता था, सैनिक को ले जाता था, और किसके विरुद्ध वो लड़ाई करता था, मौर्य वंश के विरुद्ध, इसी विरुद्ध ना करता होगा। तो वही बोला कि वहां जाइए, आप उस पर नियंत्रण रखिए कि वो किसी दूसरे के पास नहीं जाए, वो अपना वहां पे रहे, अगर आए तो मेरे पास आए, दूसरे के पास मतलब मेरे विरुद्ध ना आए। तो उसके लिए उसको नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो वही मगध के शत्रुओं से उसके गठबंधन को रोकने के उद्देश्य से भी किया गया था, ठीक है। किसके लिए, ठीक है। तो 2-3 चीज जान गए कि अगर जनजाति अगर जाएगा तो मगध के हित के लिए जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जाएगा, वो पहली बात। दूसरी बात कि अगर वो जाएगा तो वैसा जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पे वो मगध का शत्रु हो। तो ये सब चीज के लिए किसको नियुक्त किया गया था, अटाविक को, ठीक है। और ये सब जानकारी कहाँ से मिलता है हम लोग को, चंद्रगुप्त नहीं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कहाँ से मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। आप लोग बताइए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से जाना गया, हाँ कुक्कट या फिर कुक्कट देश, ठीक है। आप देखते हैं एक नदी, कौन सा नदी, शंख नदी। किसके बारे में जानेंगे, शंख नदी। तो शंख नदी का जो पुराना नाम है ना, उसका नाम था क्या, इंद्रावानक। इंद्रावानक नदी किसका प्राचीन नाम था, शंख नदी। हाँ, वहां से हीरा प्राप्त होता था। आपसे पूछा जाए झारखंड की किस नदी से हीरा प्राप्त होता था, तो शंख नदी। और झारखंड की किस नदी से सोना प्राप्त होता था, स्वर्णरेखा नदी। हाँ, सोना कहाँ से, सोनरेखा नदी। तो बताइए सोनरेखा नदी कहाँ से निकलता है, नगरी जिला रांची से। नगरी जिला रांची से। तो आप लोग बता सकते शंख नदी किस जिले से निकलता है, शंख नदी गुमला से। वेरी गुड, कहाँ से निकलता है, गुमला से निकलता है, ठीक है। अब देखिए, मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाले व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था, इसलिए झारखंड का व्यापारिक महत्व था। इसका मतलब क्या हुआ कि मगध कहाँ है, बिहार में था। बिहार से जब दक्षिण भारत जाएगा तो झारखंड से होकर गुजरना पड़ेगा ना। और झारखंड ऐसा जगह था ना कि जंगल का देश था, वहां पे जो था लुटेरा आ जाता था, आके बस जाता था, लूट लिया करता था। तो व्यापार करने में सबको दिक्कत होता था, सामान उमान लाने में लूट लिया जाता था। तो इसके लिए भी झारखंड बहुत महत्वपूर्ण था कि इस पे अगर अधिकार कर ले तो यहाँ पे शत्रु आके बस नहीं सकता है, नहीं तो बाहर से आके यहीं पे आके शत्रु बस जाता था, ठीक है। आप देखते हैं हम लोग अशोक के काल में, आप देखेंगे हम लोग अशोक के काल में। अशोक का काल जो था कितना था, 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। हम 72 बोल दिए थे क्या, 32 ही बोले थे, ठीक है। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, ठीक है। अशोक का अप्रत्यक्ष नियंत्रण झारखंड जनजातियों पर रहा। वही अप्रत्यक्ष नियंत्रण, यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहा, किसी को भेज दिया गया कि आप उसको नियंत्रण कीजिए, उतना महत्व नहीं दिया, क्योंकि उतना भी ज़्यादा लूटपाट नहीं होता था। थोड़ा बहुत तो लूटपाट हमेशा चलता है, ठीक है। जब ज़्यादा पड़ने लगा लूटपाट, तब फिर सब पूरी तरह से अधिकार करना पसंद करने लगा झारखंड पे, ठीक है। तो अशोक का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था झारखंड पे। अशोक के 13वें शिलालेख में अशोक के समवर्ती राज्यों की सूची मिलती है। क्या मिलती है, समवर्ती राज्यों की सूची मिलती है। और उसी में एक अटाविक या
अटावी गया, आठवीं मिलता है जो झारखंड के लिए प्रयोग किया गया है। यानी कि अब अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, तो अटावी या आठवीं, अटावी या आठवीं। ठीक है, कंफ्यूज पूरा हो गया क्या? बहुत सारा नाम आ गया क्या? खैर धीरे धीरे अगला बार जब रिवाइज होगा तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ भी लीजिएगा। आप देखिए, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए 8वीं जनजातियों के बीच भेजा, मतलब इसका हाँ पूछिए सर। अटावी आठवीं मतलब किसी व्यक्ति का नाम था या नहीं सर, उसको नाम देके भेजा गया? नहीं सर, अटावी या आठवीं जो था ना वो झारखंड को बोला गया। अब यहाँ पे जो लिखा गया है ना, आप देखिए क्या लिखा है कि अशोक ने धर्म प्रचारक 8वीं जनजातियों के बीच भेजा, मतलब 8वीं जनजाति का मतलब झारखंड, झारखंड के जनजातियों के लिए भेजा है। यहाँ पे वो 8वीं का प्रयोग किया गया। वहाँ जो हम लोग अभी जो हम लोग वहाँ पढ़े ना 8वीं, वो अलग था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय वो जो था अधिकारी था, व्यक्ति का हाँ हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे झारखंड के बारे में बोल दिया गया है। हाँ हाँ, यहाँ झारखंड का नाम लेके बोला गया है कि 8वीं जनजाति के लिए 8वीं जनजाति के बीच में किसको भेजा, तो धर्म प्रचारक को भेजा। ठीक है, और इस दल का नेता का नाम क्या पड़ा, रक्षित। वो जो धर्म प्रचारक के लिए झारखंड में आया उसका नाम क्या था, उसका नेता का नाम क्या था, रक्षित था। ठीक है, अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख 2 में उड़ीसा के संवर्ती अविजित जनजातियों के विषय में कहा गया है, उन्हें मेरे लिए धम्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक तथा परलोक की प्राप्ति कर सके। देखिए, जिसपे अशोक अविजित जनजातियों मतलब बहुत जगह की जनजातियों को पर वो अधिकार कर लिया था। और वही बोल रहा है कि उड़ीसा के संवर्ती क्षेत्र में तो अपना झारखंड भी आ जाता है, तो वहाँ के आसपास का जो जनजाति है जिसपे वो विजय प्राप्त नहीं कर पाया, उसके बारे में बोल रहा है कि उसे धर्म का आचरण करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक तथा परलोक की प्राप्ति कर सके, लोक तथा परलोक की प्राप्ति कर सके। तो ये सब बात किसमें कहा गया है, तो कलिंग शिलालेख 2 में। किसमें कहा गया है, अशोक के कलिंग शिलालेख 2 में कहा गया। किसमें कहा गया, कलिंग शिलालेख 2 में कहा गया। तो कहीं पे कंफ्यूजन है क्या आप लोग को? नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं तक। अगला क्लास आप लोग को कल मिल जाएगा, और 2 से 3 क्लास स्मृति मैम का जो नोट्स है उससे 2 से 3 क्लास कल भी करा दिया जाएगा। क्लास अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आप लोग को PDF चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। पढ़ाने के बाद आप लोग को PDF भेज दिया जाएगा। और अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।